अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ीमेल की एक बीमारी जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी औरतें ये बीमारी फ़ेस कर रही हैं। इस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो एक फ़ीमेल है ना, उसकी जो यूट्राइन लाइनिंग है, तो उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस बीमारी को समझने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को वापस से समझना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस के अंदर की एक लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अब ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये नेचुरली यूट्रस के अंदर बनती है और फिर मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और थिक होने के बाद जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग श्रेड करती है, ठीक है। इसकी जो फंक्शनल लेयर है ना, वो श्रेड करती है। 2 लेयर्स होती हैं इसकी। तो फंक्शनल लेयर श्रेड करती है जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड की फॉर्म में निकलता है। अब क्या होगा, देखिए, अगर आपने ये समझ लिया ना तो फिर आप ये बीमारी समझ पाएंगे, एंडोमेट्रियोसिस। तो यहाँ तक अगर आपकी बात समझ आ गई। अब ये जो लाइनिंग है ना, ये यूट्रस के अंदर जो बननी थी, नेचुरल प्रोसेस यही है। मैंने अभी आपको नेचुरल प्रोसेस समझाया। अब बीमारी में क्या होगा कि यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस के बाहर बनना शुरू हो जाएगी। अब यूट्रस के बाहर कहाँ हो सकती है जगह? वो यूट्रस के बाहर फ़ैलोपियन ट्यूब्स हो सकती हैं, फ़ैलोपियन ट्यूब्स के आगे ओवरी हो सकती है, यूट्रस के नीचे सर्वेक्स है, वहाँ पर हो सकती है। यानी कि यूट्रस के बाहर जो लोकेशन है ना, एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव की एनाटमी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाई थी, उसको जहन में लाएं, रिकॉल करें कि जहाँ जहाँ पे यूट्रस के बाहर का जो एरिया है ना, वहाँ पे बननी शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ तक ये हो गई एंडोमेट्रियोसिस। अब क्या होगा कि जब जब जो खातून है, फ़ीमेल है, जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो जो श्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो यूट्रस के अंदर से निकलना चाहिए, वो यूट्रस के बाहर से भी निकलेगा। मतलब उसकी जो ब्लीडिंग है ना, वो यूट्रस के बाहर से भी हो रही है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग समझिए कि यही तो मेन एक चीज़ है जिसको श्रेड होना है। अब कुछ इस तरह होगा कि ये श्रेडिंग जो है ना, तो ब्लड फ्लो जो है एंडोमेट्रियोसिस का, वह यूट्रस के बाहर भी होगा, जिससे उसका जितना भी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसी औरत को जो सिम्टम्स होंगे, तो वो हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जो एक जगह से ब्लीडिंग हो रही थी वो कई जगहों से हो रही है। हैवी ब्लीडिंग होगी, साथ में उसको डिस्मेनोरिया यानी कि पेन होगा ब्लीडिंग में। इसके अलावा अगर वो मैरिड है तो उसमें जो इंटरकोर्स होता है हस्बैंड के साथ, वो करने के काबिल ही रहेगी, पेनफुल कोर्स होगा उसका, और हर वक्त उसको पेल्विक पेन रहेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक औरत आएगी आपके पास क्लिनिक में, और एक अच्छे से गायनोलॉजिस्ट के तौर पे आपको जब केस समझना है तो ये सारे पॉइंट्स को जहन में रखिए कि इसको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। फिर आप उस औरत से उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे कि ये मसला है, और आपको एक्सपेक्टेड होगा कि इसको ये मसले हो सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि अगर कोई ये सारे सिम्टम्स हैं कि भाई पेनफुल इंटरकोर्स है, या मैं ब्लीडिंग पूरे महीने किसी भी वक्त हो जाती हूँ, ये एक मेन सिम्टम है कि किसी भी वक्त वो ब्लीडिंग हो जाएगी। उसको वेट नहीं होगा उसके यूट्रस को कि महीना आएगा तो वो ब्लीड करेगी। उसकी जो सिस्टम है वो अंदर से बिगड़ गया है, तो वो मेंसेस जो है ना, वो पूरे महीने थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, या थोड़ी थोड़ी होगी, या तो फिर प्रोलॉन्ग मेंसेस चलेंगे उसके 10-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। मैंने 2 ऐसी पेशेंट्स को अभी तक डील किया है। एक ही तो खैर आखिर में उसने सर्जरी करवाई थी। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है, देखिए, ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस होता है। आपने एक डॉक्टर के तौर पे डायग्नोस कर लिया ये मसला इसको है, एंडोमेट्रियोसिस है। अब जब आप उसका डायग्नोस करवाएंगे ना, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है वो है TVS। TVS का मतलब है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी किस्में। तो जो TVS होता है ना, बेस्ट इसकी डायग्नोसिस है, जिसमें एक्चुअल जो लोकेशन है और कॉज है और अंदर की सारी पिक्चर जो है, तो ये ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इसके बाद ये कंफर्म हो गया। अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो है
कि एनसेड्स यूज़ करवा सकते हैं। एनसेड्स क्या होती हैं? क्योंकि क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब बन गई, वो बिगड़ गई, फैल गई, मतलब मसला फैल गया ना, तो आप उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो डॉक्टर यूज़ करवाते हैं ना, वो फर्स्ट बेसिस पर वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करवाते हैं। मतलब ये सिर्फ पेन किलर होती हैं। अब ये पेन किलर यूज़ करवाते रहेंगे अनटिल और अनलेस उस औरत का मसला जो है वो ख़ुद ब खुद उसकी मेंस्ट्रुएशन जो मीनोपॉज है वो स्टार्ट ना हो जाए। अगर हो जाता है मीनोपॉज तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर वो अपनी मिनाके की एज में है, बच्चे पैदा करने की एज में है, तब क्या है, फिर डॉक्टर आखिर में उसकी सर्जरी कर देते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। लेकिन कुछ अरसे वो ओरल ट्रीटमेंट देते हैं। एक तो ये हो गई, एनसेड्स देते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट जो है वो IUCD रख देते हैं। अब ये IUCD क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है मेंसेस को ख़त्म करने के लिए। इसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे अगर कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहती तो उसके भी IUCD रखी जाती है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका जो एब्रीविएशन है ना, ये है, ठीक है। अब क्या है, अगर ये रख दिया तो इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ अरसे के लिए तो उसके मेंसेस बंद हो सकते हैं, वो मेंसेस कम हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके स्टक कर गई IUCD, तो इसने ब्लड को बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब इसके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहरहाल उस औरत को कुछ अरसे का रिलीफ मिल जाता है। तो ये दो जो होते हैं ना एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये जो ट्रीटमेंट है ना, इस वे को इख्तियार करते हैं, एनसेड्स दे देते हैं या IUCD रख देते हैं। और इसके बाद अगर उसका ये मसला 6 महीने, साल, 2-2 साल तक चलता रहा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं ठीक है आप यूट्रस रिमूव करवा दीजिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। अब होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं एंडोमेट्रियोसिस को क्योर करने के लिए। क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पे फोकस, ये मेरा फोकस एनेटमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पर है, जो एक एलोपैथिक स्टूडेंट पढ़ता है। तो मैं आपको हर बीमारी का उस एस्पेक्ट से बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह बीमारी की रूट कॉज, डायग्नोस्टिक मेथड्स, उसकी पैथोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी, मतलब ये सारी जो है ना वो समझ आ जाए। अब क्या है कि ये जो इसका कॉज है, कॉज देख लेते हैं हम। एलिवेटेड ईस्ट्रोजन लेवल होता है इसका कॉज। अब ये जो एलिवेटेड ईस्ट्रोजन लेवल है, तो बहुत सारी बीमारियां औरतों की ऐसी होती हैं, जैसे मैंने अपनी और वीडियोस में बताया कि ईस्ट्रोजन जब ड्रॉप कर जाता है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, तब होती हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल के हाई होने की वजह से भी हो जाती हैं। तो आपको डिफ़र करना है एज अ डॉक्टर कि इस पेशेंट का ईस्ट्रोजन हाई है या लो है, उसके सिम्टम्स को देखकर, उसकी बीमारी को देखकर। तो जो एंडोमेट्रियोसिस है ये हमेशा हाई ईस्ट्रोजन की वजह से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लो ईस्ट्रोजन है और उस औरत को एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आपने ट्रीटमेंट की, साथ में आपको उसकी ऐसी डाइट देनी है जो ईस्ट्रोजन लेवल को कम कर सके। अगर 2 खातून हैं और अलग अलग मसले के साथ आ रही हैं, तो हम दोनों को एक ही डाइट रेफ़र नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जिसका ईस्ट्रोजन ड्रॉप है उसको दूसरी डाइट देंगे, जिनका ईस्ट्रोजन एलिवेटेड है उनको दूसरी डाइट दी जाएगी, ठीक है। लेक्चर बहुत लंबा हो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है ना ये बीमारी अच्छी तरह से समझ आ गई हो, तो ताकि आपके पास लाइफ टाइम के लिए कोई पेशेंट आता है तो अब आपके जहन में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसकी मज़ीद टाइप्स भी हैं, लेकिन हम इस शॉर्ट कोर्स में नहीं देखेंगे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये।